बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिज़वी न्यूज़ देख रहे हैं। आज मंडे 4 नवंबर है और हम बात कर रहे हैं यूरोप और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल। अमेरिका की सदारती इंतख़ाबात का अहवाल भी आपके सामने रखूँगा, जिनमें अब 18 घंटों से भी कम का वक्त रह गया है और पूरी दुनिया की नज़रें आपको मालूम है कि अमेरिका की सदारती इंतख़ाबात की जानिब हैं। और अब कुछ इस तरह के सर्वेस और इस तरह के रिपोर्ट्स भी सामने आने लगी हैं जिनसे ये वाज़ेह होता है कि किस पार्टी का, किस कैंडिडेट का पलड़ा ज़्यादा भारी है अमेरिका की सदारती इंतख़ाबात में। डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। पूरी दुनिया को तो एक तरफ रख दें, लेकिन दो लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहे होंगे अमेरिका की सदारती इंतख़ाबात और इनके नताइज का। पहला बंदा तो ये आपको नज़र आ रहा है, यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की बंकर के अंदर बैठकर सुर्ख आंखें लेकर इन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया और टोन तो नॉर्मल थी और बातें भी उसी तरह की यूक्रेन के सदर ने की, लेकिन इनके चेहरे से, इनके फेशियल एक्सप्रेशन से ये साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इससे ज़्यादा टेंस बंदा पूरी दुनिया के अंदर और कौन होगा अमेरिका की सदारती इंतख़ाबात को लेकर, जिसने अमेरिका के कहने पर, अमेरिका का कंधा बनते हुए अपने पूरे मुल्क को इसने तबाह कर दिया। और अब ये इंतज़ार कर रहा है एक दिन का, जो अमेरिका की सदारती इंतख़ाबात का दिन है, वो फैसला करेगा कि इस कंधे का फ्यूचर क्या है। अब ये मनाज़र देख लें, इसी ने शेयर किए रशिया के हमलों के मनाजिर। हर वीक ये रिपोर्ट जारी करता है, मैंने आपको बताया था, और इस वीक भी इसकी जानिब से रिपोर्ट जारी की गई। और ये रिपोर्ट जारी करने के बाद यूक्रेन के सदर ने अपने एलाइज से, अपने पार्टनर्स से उसी तरह के मुतालबे किए कि अब तो नॉर्थ कोरिया के जो ट्रूप्स हैं वो भी कुर्स्क रीजन पहुंच चुके हैं और इससे पहले कि फ्रंट लाइन्स के ऊपर नॉर्थ कोरिया के ट्रूप्स पहुंच जाएं, उससे कबल हमें एयर डिफेंस सिस्टम, असलहा, गोला बारूद, मदद, इमदाद प्रोवाइड की जाए। अब इसके अपने एलाइज का तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। एक नया इत्तेहादी यूक्रेन के सदर को ज़रूर मिल गया है और उसने ये बात भी की है, साउथ कोरिया की मैं बात कर रहा हूँ, साउथ कोरिया ने बात भी की है कि हम ह्यूमैनिटेरियन एड से आगे बढ़कर अब यूक्रेन को असलहा, गोला बारूद साउथ कोरिया की जानिब से क्यों प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने रशिया के अंदर रिपोर्टेडली, और इनकी इंटेलिजेंस भी है कि 10,000 से ज़्यादा जो फौजी हैं वो नॉर्थ कोरिया कुर्स्क रीजन के अंदर भेज चुका है। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अब इन चारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही टॉपिक था, एक ही मुद्दा था, और वो ये था कि नॉर्थ कोरिया को इन्होंने वार्न किया, रशिया को इन्होंने वार्न किया कि अगर नॉर्थ कोरिया के फौजी यूक्रेन के अंदर उतरे तो फिर साउथ कोरिया जो है वो असलहा भी प्रोवाइड करेगा जो यूक्रेन है उसको, और कॉन्सिक्वेंसेस का सामना रशिया और नॉर्थ कोरिया को हो सकता है। अब ये जो धमकियां हैं जो इनकी जानिब से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी लगाई गई, ये धमकियां तो बहुत पुरानी हो चुकी हैं और इन वार्निंग्स के अंदर कोई दम खम नहीं बाकी बचा, क्योंकि यूरोप का हाल आपके सामने है। अब हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑरबान ने अमेरिका की सदारती इंतख़ाबात से एक रोज़ कबल यूरोपियन कंट्रीज को वार्न किया और ये कहा कि अमेरिका की सदारती इंतख़ाबात के नताइज जो भी हों, लेकिन जो नताइज एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, अगर वो नताइज हुए तो यूरोप को अपने फ्यूचर का फैसला अभी से कर लेना चाहिए कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गया। विक्टर ऑरबान के कहने का ये मतलब था, और विक्टर ऑरबान का आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छा दोस्त भी है। तो विक्टर ऑरबान ने यूरोपियन कंट्रीज को कहा कि अपने फैसले पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गया तो उसने जिस तरह के फैसले करने हैं तो उस पर अभी से हमें सर जोड़ लेने चाहिए और ये डिसाइड करना चाहिए कि हम यूक्रेन जंग को या फिर रशिया के साथ अपने ताल्लुकात को किस तरह से आगे लेकर चलेंगे। अब विक्टर ऑरबान ने जो गुफ्तगू की उससे तो ये लग रहा था कि विक्टर ऑरबान को जो नताइज हैं अमेरिका की सदारती इंतख़ाबात के, उसकी भनक कहीं से विक्टर ऑरबान को पड़ गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ जिस तरह के रिपोर्ट्स हैं, जिस तरह के सर्वेस हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। अब बाकी जो स्टेट्स हैं उनको तो छोड़ दें, मैंने आपको डिटेल के साथ एक वीडियो के अंदर जो अमेरिका की सदारती इंतख़ाबात का चक्कर है, जो सिस्टम है, वो मैंने आपको समझाया भी था। मैं एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं। बहरहाल जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं उन्हीं में मुकाबला होता है और वही डिसाइड करती हैं कि कौन अमेरिका का सदर बनेगा, कौन ओवल ऑफिस के अंदर बैठेगा। ये आप देख लें, जिस तरह की रिपोर्ट्स हैं, जिस तरह की सर्वेस हैं, जिस तरह के नताइज हैं, तो वो ये बता रहे हैं कि सिवाय जो मिशिगन है और विस्कॉन्सिन है, 2 स्टेट्स के अंदर जो 2 स्विंग स्टेट्स हैं, वहां पर तो कमला हैरिस को थोड़ा सा एज डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है, लेकिन जो बाकी 5 स्टेट्स हैं, जैसे पेंसिल्वेनिया की स्टेट है, जॉर्जिया की स्टेट है, या फिर निवाडा की जो स्टेट है,
5 की 5 स्टेट्स के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को एज हासिल है, लेकिन यहां पर भी अगेन थोड़ा बहुत एज जो है, अब ये मुकाबला बहुत टक्कर का है, बहुत सख्त मुकाबला है, इसीलिए इलेक्शन कैंपेन जो है वो आखिरी रोज जोर पकड़े हुए है। और दोनों जो कैंडिडेट्स हैं, मैं आपको बता दूं, वो इन्हीं स्विंग स्टेट्स के चक्कर लगा रहे हैं। विस्कॉन्सिन, मिशिगन, जॉर्जिया, इन स्टेट्स के चक्कर लगाए जा रहे हैं, पेंसिल्वेनिया के दौरे किए जा रहे हैं, ताकि ये स्विंग स्टेट्स जो हैं वो इनकी तरफ झुक जाएं। ये कोशिश अभी भी दोनों कैंडिडेट्स की जानिब से की जा रही है, क्योंकि ये जो रिजल्ट्स मैंने आपको दिखाए ये 100% तो नहीं है, बाकी कुछ परसेंट जो रिजल्ट्स हैं वो अभी आना बाकी हैं, और मुकम्मल फैसला जो है वो कल ही होगा, 5 नवंबर को होगा। अब अमेरिका के अंदर आपको मालूम है कि अभी 4 नवंबर का आगाज हुआ है, इसलिए अभी 18 घंटे अभी बाकी रहते हैं अमेरिका के बहुत इंपॉर्टेंट सदारती इंतखाबात में। अब नेतन्याहू को भी इंतजार है, जो बड़ा सहूनी है उसको भी इंतजार है इन इंतखाबात के नताइज का। और इसको क्यों इंतजार है, मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप के इंतजार में ना सिर्फ ये इंतजार कर रहा है बल्कि कोशिश भी कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बन जाए। ये अपने जो दज्जाली प्रोपेगेंडा है वो भी इस्तेमाल कर रहा है कि किसी तरह डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के सदर बन जाए, और जो जंग है, जो मशरिक वस्ता की जंग है, उसका पांसा ये किसी तरह से पलट सके, जो कि लाख कोशिशों के बाद भी ये नहीं पलट सका। मुजाहिदीन के रेजिस्टेंस को ये नहीं रोक सका, मुजाहिदीन के हमलों को ये नहीं रोक सका। आज भी मुजाहिदीन के हमले रिपोर्ट होते रहे, और इसके मुल्क के अंदर मैं आपको बता दूं कि एहतजाज भी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है, क्योंकि एक रिपोर्ट सामने आई और उसमें ये बताया गया कि 50-51 जो कैदी हैं वो जिंदा बच्चे होंगे, लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर भी ये कहा गया कि शायद 50-51 जो कैदी हैं वो जिंदा बच्चे होंगे, बाकी कहाँ गए, बाकी इन्हीं सहूनियों की अंधाधुंध बमबारी का निशाना बन चुके होंगे, उस रिपोर्ट के अंदर कहा गया। इसलिए इसराइल के अंदर बहुत ज़्यादा मुजाहरे हैं, और इन मुजाहरों के दौरान एक रिपोर्ट सामने आती है जर्मन मीडिया के ऊपर, और इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया जाता है जर्मन मीडिया की जानिब से कि याह्या सिनवार के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और ये इसराइल के हाथ लगे थे, और ये डॉक्यूमेंट्स जो जर्मन मीडिया है उसने कहा कि हमारे हाथ लग गए हैं। अब इन डॉक्यूमेंट्स में याह्या सिनवार ये कह रहे हैं, इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, आगे चलकर मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा। अब याह्या सिनवार इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ये कह रहे हैं कि कैदियों को जो राफा कॉरिडोर है उसके थ्रू इजिप्ट मुंतकिल करो, और फिर वहां से यमन और फिर ईरान कैदी जो हैं वो पहुंचाने के अहकामात याह्या सिनवार की जानिब से इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जो हैं वो दिए जा रहे हैं। फिर याह्या सिनवार ने कैदियों के तबादले को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट जो अहकामात हैं, जो स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं, वो अपने मुजाहिदीन को भी इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जारी किए हैं। अब जो नेतन्याहू है वो करना क्या चाह रहा था मैं आपको बता दूं, और ये मैं नहीं कह रहा बल्कि नेतन्याहू के जो अपोजिशन लीडर्स हैं, इंटरनेशनल मीडिया है, उसकी जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि नेतन्याहू ने जानबूझकर ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लीक किए हैं, और इल्ज़ाम आयद किया अपने ऑफिस के कुछ बंदों पर, और उन पर केसेस का आगाज भी कर दिया गया है, उन्हें अदालतों के अंदर भी घसीटना स्टार्ट कर दिया गया है। लेकिन पूरी दुनिया को मालूम है, इनके अपने अवाम को मालूम है, ऑपोजिशन लीडर्स को मालूम है कि नेतन्याहू ने खुद ये डॉक्यूमेंट्स लीक किए और इसके अंदर तब्दीली भी की। ये याह्या सिनवार के अल्फाज नहीं है, नेतन्याहू ने इन डॉक्यूमेंट्स में तब्दीली की और जर्मन मीडिया को डॉक्यूमेंट्स दिए। और मकसद क्या था? मकसद ये था कि राफा कॉरिडोर के ऊपर अपने कंट्रोल को जस्टिफाई करना है, और कैदियों की फैमिलीज जो सरापा एहतजाज हैं तो उन्हें भी ये मैसेज देना है कि मेरी तरफ से तो मैं तो पूरे मूड में था कैदियों के तबादले के लिए, लेकिन कैदियों को यमन या ईरान मुंतकिल करने की साजिशें जो हैं वो याह्या सिनवार की जानिब से की जा रही थी। इसलिए ये जो बातचीत की कोशिशें हैं ये कामयाब नहीं हुई। लेकिन नेतन्याहू का ये जो प्रोपेगेंडा है ये भी कामयाब नहीं हुआ। ये जो इसने डॉक्यूमेंट्स को तब्दील करके लीक किया, इसकी जो रियलिटी है वो पूरी दुनिया के सामने, इनके अपने शहरियों के सामने आ चुकी है, और बजाय ये प्रोटेस्ट कम होने के, ये प्रोटेस्ट जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ गए हैं। और तीसरा मकसद इन डॉक्यूमेंट्स को लीक करने का वो तो बिल्कुल साफ है कि ये इस जंग को अमेरिका के सदारती इंतखाबात तक लटकाना चाहता था और नस्ल कुशी गजा के अंदर ये जारी रखना चाहता था। आज भी 33 शहादतें मैं आपको बता दूं कि गजा के अंदर रिपोर्ट हुई हैं, और ये जो नस्ल कुशी है वो जारी रहने वाली है। अब कल तो अमेरिका के इंतखाबात हैं, लेकिन जो ओवल ऑफिस है वहां पर मैं आपको बता दूं कि विनिंग कैंडिडेट जो भी होगा, ट्रंप या फिर हैरिस, वो बैठेंगे 20 जनवरी 2025 को ये ओवल ऑफिस संभालेंगे। तो
तो तब तक ये नेतन्याहू जो है वो ये कोशिश जारी रखेगा, ये नस्ल कुशी जारी रखेगा। डॉक्यूमेंट्स इसकी जानिब से इस तरह के लीक किए जाते रहेंगे। पहले भी इसकी जानिब से आपको याद होगा कि इसने बहुत सारे झूठ बोले और इसने ये भी कहा कि कैदियों का रेप किया जाता है, कैदियों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता हमास की जानिब से, और तमाम के तमाम इसके दावों को जो इंटरनेशनल इदारे हैं वो मुस्तरद कर चुके हैं और सबूत भी सामने आ चुके हैं कि इसकी अपनी बमबारी की वजह से जो भी कैदी मरा वो इसकी अपनी बमबारी की वजह से मरा। और हमास की जानिब से कैदियों के साथ जिस तरह का सलूक किया जा रहा है, तो कैदी जो रिहा भी हुए हैं तो उन्होंने नेतन्याहू की मीटिंग्स तक में शिरकत करने से ये कहकर इनकार कर दिया कि सिर्फ जो मुआहिदा है, जंगबंदी मुआहिदा या फिर कैदियों का तबादला, उसकी वजह सिर्फ ये एक इंसान जो नेतन्याहू है, इसे इंसान कहना भी दुरुस्त नहीं है, ये एक हैवान नेतन्याहू जो है वो वजह है कि कैदियों का तबादला भी नहीं हो रहा, मुआहिदा भी तय नहीं पा रहा और ये नस्ल कुशी हर रोज बढ़ रही है। इसकी जानिब से ये भी कहा गया था कि कैदियों को घेर कर जो याहिया सिनवार हैं वो इधर उधर मूवमेंट्स उनकी रिपोर्ट होती हैं और उनके साथ 10-12 कैदी वो शील्ड्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई याहिया सिनवार की, वो मैं आपको बता दूं। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बताया गया कि सबसे पहले तो याहिया सिनवार के इर्द गिर्द कोई कैदी नहीं थे, कोई कैदियों को याहिया सिनवार जो हैं वो शील्ड के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, बल्कि सिर्फ 2 मुजाहिदीन याहिया सिनवार के साथ थे। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बताया गया कि याहिया सिनवार 2 दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया हुआ था, उनकी एक टांग, उनका एक हाथ, उनकी उंगलियां भी क्रश हो चुकी थी, वो बहुत ज़्यादा जख्मी थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सर में गोली लगने से याहिया सिनवार की शहादत हुई और आखिरी दम तक। और बहुत ज़्यादा आपने वो वीडियो देखी होगी, उसमें बहुत ज़्यादा वीक नज़र आ रहे थे याहिया सिनवार, जो लास्ट मोमेंट्स थे उनके उसमें बहुत ज़्यादा वीक नज़र आ रहे थे। तो उसकी वजह ये थी कि 2 रोज़ से याहिया सिनवार ने कुछ नहीं खाया था और वो रेजिस्ट कर रहे थे और आखिरी लम्हे तक आपने वो मनाजिर देखे होंगे कि उन्होंने ड्रोन की जानिब लकड़ी फेंक कर रेजिस्ट किया। और बहुत बड़ा पैगाम जो मुसलमान हैं, मुजाहिदीन हैं और जो सहूनी हैं, उनको बहुत बड़ा पैगाम दे गए कि रेजिस्टेंस नहीं रुकेगी, चाहे अमेरिका के सदर कोई भी बन जाए, उसकी कोई भी पॉलिसी हो, लेकिन मुजाहिदीन को इस ईमान की ताकत को शिकस्त नहीं दी जा सकती। चलें, मुजाहिदीन के ईमान की ताकत को तो शिकस्त नहीं दी जा सकती, इसके सबूत तो पूरी दुनिया ने देख लिए, लेकिन ये जो जत्था है, जो OIC ममालिक हैं, इनको गैरत भी नहीं आ सकती। मुजाहिदीन के इस तरह के मूवमेंट्स, इस तरह के मनाजिर जो कैमरों के ऊपर कैद हुए, याहिया सिनवार के आखिरी लम्हात और मुजाहिदीन के रेजिस्टेंस, जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया कि मुजाहिदीन गोरिल्ला स्टाइल में लड़ते हुए उन्होंने चकरा कर रख दिया है अमेरिका को, सहूनियों के इत्तेहादियों को। मोटे तगड़े असलहे इनके अपने मुसलमान पड़ोसी ममालिक की जानिब से इसराइल को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो अभी भी जारी है और मुसलमान ममालिक के जो मजम्मती अलामिये हैं वो अभी भी जारी हैं। जिस तरह की सूरत हाल आज रही कि पोलियो वैक्सीनेशन सेंटर को भी इनकी जानिब से टारगेट किया गया, तो उस पर भी आप अंदाज़ा लगाएं कि इन मुसलमान ममालिक की जानिब से मजम्मती अलामिये ही जारी किए जा रहे हैं। और ईरान की जानिब से वार्निंग्स बहुत ज़्यादा जारी की जा रही हैं, लेकिन अभी तक प्रैक्टिकली ईरान ने, जिस तरह के रिपोर्ट्स हैं कि ईरान रिटेलिएट करेगा और पहले जो असलहा ईरान ने इस्तेमाल किया वो असलहा ईरान इस्तेमाल नहीं करने वाला, बल्कि मोटा तगड़ा असलहा ईरान की जानिब से इस्तेमाल किया जाएगा और वाया इराक या फिर यमन के रास्ते से रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान इसराइल पर हमला कर सकता है और अमेरिका के सदारती इंतखाबात से कबल हमला कर सकता है या फिर अमेरिका के सदारती इंतखाबात के दौरान हमला कर सकता है। अब एक और रिपोर्ट मैं आपको बताता चलूँ जो सामने आई है, उसमें ये कहा गया कि इसराइल या फिर अमेरिका पर ईरान की जानिब से हमला किया जाएगा और अमेरिका के सदारती इंतखाबात के दौरान ही ये हमला होगा। मैंने आपको बताया कि अभी 17-18 घंटे बाकी रहते हैं अमेरिका के सदारती इंतखाबात स्टार्ट होने में। अब क्या इस दौरान ईरान की रिटेलिएशन सामने आएगी जो अमेरिका के सदारती इंतखाबात हैं, या फिर अमेरिका के सदारती इंतखाबात के बाद का इंतज़ार तो ज़ाहिर है कि ईरान की जानिब से मेरी अंडरस्टैंडिंग मुताबिक नहीं किया जाएगा और किया भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के सदारती इंतखाबात का पलड़ा मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा बहुत डोनाल्ड ट्रंप की साइड पर है, लेकिन ऐन वक्त तक कुछ भी हो सकता है, करने वाले कुछ भी कर सकते हैं। नज़र रखेंगे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआ करते रहें मुसलमानों के लिए, मुजाहिदीन के लिए बहुत सारी दुआएं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।